Assalamualaikum guys, welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today we will discuss about endocrine disorder, adult health nursing 2 year 2 semester 4 part 3 care of client with disorder of diabetes. So here are our objectives. Discuss the preparation for patient undergoing diagnostic test procedure for a patient with diabetes. Identify pathogenesis and manifestation of acute chronic complication of diabetes mellitus. Assess hypo and hyperglycemic condition. Discuss the medical pharmacological treatment for a diabetic client. Discuss the purpose and plan of diet for diabetic clients. Describe the nursing management of newly diagnosed diabetic client. Describe the nursing management of a diabetic client who has ketoacidosis, hypoglycemia, and who is undergoing surgery. Explain the psychological impact of diabetes mellitus on the client and his family. Explain the nursing responsibilities in long-term management of diabetes client. So, diabetic mellitus. Diabetes mellitus often simply referred to as diabetes. Diabetes mellitus को हम simply diabetes भी कहते हैं. Is a group of मेटाबॉलिक डिजीज इन विच अ पर्सन हैज हाई ब्लड शुगर. ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है. कौन सी डिजीज है? मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें किसी भी पर्सन या क्लाइंट का जो ब्लड शुगर होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. मीन्स के नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है. आइदर बिकॉज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या तो जो बॉडी है वो इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और बिकॉज सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस, या फिर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही. तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे या कंडीशन को? डायबिटीज. सो हमारे पास जो क्लासिकल सिम्टम्स है डायबिटीज मेलाइटस के वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया. सबसे पहले पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन होना. देन पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, जल्दी जल्दी पानी पीना. एंड पॉलीफेजिया मीन इंक्रीज हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगना. तो अगर हम क्लासिकल सिम्टम्स की बात करें तो जो जिनको डायबिटीज मेलाइटस होगा वो बहुत ज्यादा यूरिन करेंगे, बहुत ज्यादा उन्हें थ्रस्ट यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज्यादा भूख लगेगी. टाइप ऑफ डायबिटीज. Type 1 diabetes result from the body failure to produce insulin and presently require the person to inject insulin. टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जिसमें जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंक्रियास हो गए, तो पेंक्रियास में जो हमारे पास सेल है वो क्या होते हैं? इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते. तो इस कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत होती है. इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलिन इंजेक्ट करवाते हैं. ऑल्सो रेफर टू एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM फॉर शॉर्ट, एंड जुनेल डायबिटीज. इसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, यानी कि IDDM भी कहते हैं इसको, ठीक है. देन टाइप 2 result from insulin resistance, a condition in which cell fail to use insulin properly, sometimes combined with an absolute insulin deficiency. कहने के इसमें ये होता है कि जो इंसुलिन है उसके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है. क्या हो जाती है? रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है. जो सेल है बॉडी के वो सही तरीके से इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते, और कभी कभार ये होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी इसमें हो जाती है. फॉर्मली रेफर टू एज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो होता है लेकिन सेल उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते. इसको हम NIDDM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं. जो डायबिटीज 1 है वो हमारे पास चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट्स में होते हैं, जबकि जो टाइप 2 है वो अबव द 40 एज यानी कि बड़ों में, एडल्ट में होता है, ठीक है. देन गेस्टेशनल डायबिटीज. 2 टाइप्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज कौन सी होती है. व्हेन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नेवर हैड डायबिटीज बिफोर हैव अ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कह रहे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसको इससे पहले कभी भी डायबिटीज नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका जो ब्लड शुगर है वो क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है. इट में प्रिसीड डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और इसको हम ये डेवलप हो सकता है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस 2 में. अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड congenital diabetes which is due to genetic defect of insulin secretion. इसके अलावा हमारे पास congenital diabetes है जो कि क्या होता है कि
जो जेनेटिकल डिफेक्ट होता है, क्या होता है, जेनेटिकल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाती, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज, कभी कभार सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है डायबिटीज से रिलेटेड, जैसे कि पेनक्रियास में कोई भी अगर इशू वगैरह होगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन चीजों के प्रोडक्शन पर। स्टेरॉयड डायबिटीज इंड्यूस बाय हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी ले रहा है, हार्मोनल थेरेपी या स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, तो उसको स्टेरॉइड डायबिटीज भी हो सकते हैं अगर वो हाई डोज ले। सेवरल फॉर्म ऑफ मोनोजेनिक डायबिटीज, और मोनोजेनिक डायबिटीज की भी काफी सारी फॉर्म्स है। अब मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन किस तरीके से रिलीज होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। सो मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज इन नॉर्मल पेनक्रियाटिक बीटा सेल, नॉर्मली जो इंसुलिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, हमारे जो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है, लेंगर ऑफ आइलेट्स ऑफ लेंगर हैंस में जो हमारे पास बीटा सेल्स है, उसमें से हमारे पास क्या सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इंसुलिन प्रोडक्शन इज मोर और लेस कांस्टेंट विद इन द बीटा सेल, जो बीटा सेल है वही क्या करता है, कभी लेस कांस्टेंट करता है, मींस क्या कभी बढ़ाता है, तो वो कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, बीटा सेल। इट ट्रिगर्ड बाय फूड, चीफी फूड कंटेनिंग एब्जॉर्बर ग्लूकोज, और ये तब ट्रिगर होता है कि अगर हम जैसे मीठा कुछ खा ले या ऐसी चीजें खा ले जिसमें ग्लूकोज हो, तो जो इंसुलिन होते हैं वो क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, यानी कि बीटा सेल ट्रिगर होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अब जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज, ब्लू मोर कॉमन इन टाइप 1, तो जो ब्लू ब्लू है वो टाइप 1 को वो कर रहे कि किस तरीके से टाइप 1 में क्या क्या हमारे पास साइन एंड सिम्टम आते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस की बात करें तो टाइप 2 में पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया होता है, क्या होता है, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया किस में होता है, टाइप 2 में, जबकि टाइप 1 में क्या होता है हमारे पास, लिथार्जी एंड स्टोपर। आई क्या होगा, ब्लड विजन होगी टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या होगी, ब्लड विजन। उसके अलावा स्मेल ऑफ एसीटोन, हमारे जो अगर किसी क्लाइंट को डायबिटीज टाइप 1 है तो उसके माउथ से कैसा स्मेल आएगी, एसीटोन लाइक स्मेल आएगी। सिस्टमिक अगर हम बात करें तो टाइप 1 में वेट लॉस होता है। रिस्पायरेटरी में अगर हम बात करें तो कोसोमल ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन, टाइप 1 में बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन होती है। गैस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। और अगर हम यूरिनरी की बात करें तो हमारे पास टाइप 2 में वो इफेक्ट होता है पोलीयूरिया और ग्लाइकोयूरिया, पोलीयूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन करना, और ग्लाइकोसूरिया मतलब के यूरिन में ग्लूकोज की प्रोडक्शन। फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें, ए यानी कि एक्यूट की हम पहले बात करें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, डायबिटिक कोमा हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर एक्यूट डायबिटीज मेलाइटिस है, कौन सा, एक्यूट डायबिटीज मेलाइटिस है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, डायबिटिक कोमा भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन अगर हम क्रॉनिक की बात करें, पहले हमने किस में बात की, एक्यूट में, अब हम बात करेंगे क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथी, क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथी, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे वेन्स है उसमें क्या हो जाएगी, कोई ना कोई जैसे ब्लॉकेज हो जाना, फैट का आके जम जाना, या फिर कोई ना कोई एंजियोपैथी हो जाएगी, लेकिन माइक्रो यानी कि छोटे छोटे जो हमारी जो वेन्स है उसमें। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, या हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। या एंजियोपैथी यानी कि नर्व की कोई डिजीज, कार्डियोमायोपैथी यानी कि कार्डिक की डिजीज, नेफ्रोपैथी यानी कि नेफ्रॉन की, किडनी, न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन्स की, और रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना की डिजीज। ठीक है, तो ये इन यानी कि अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो वो हमारे वेंस, हार्ट, नेफ्रॉन यानी कि किडनी, न्यूरॉन्स एंड हमारे रेटिना, इन सारी चीजों पे इफेक्ट करता है। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, the glucose tolerance test is a medical test in which glucose is given and blood sample taken afterward to determine how quickly it is cleared from the blood. इस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है और फिर उसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरीके से वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में से क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है और वहां से कंज्यूम हो रहा है। द टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ डायबिटीज, और ये ज्यादातर किस में होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनमें किया जाता है। The patient is
नोट टू रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इनटेक इन द डे और वीक बिफोर द टेस्ट। अगर हम उनका ये टेस्ट कराएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि आपने कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीज़ें लेनी है, आपने उनसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। द टेस्ट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग एन इलनेस। जो टेस्ट है वो किसी बीमारी में नहीं लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमारी है, कोई इलनेस है और आप उसका टेस्ट लें तो ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट में नॉट रिफ्लेक्ट द पेशेंट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म व्हेन हेल्दी। तो पेशेंट जब हेल्दी रहते हैं तो उसका ग्लूकोज लेवल अलग होता है और बीमारी में अलग होते हैं, तो सही तरीके से हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यूजुअली द OGTT is performed in the morning as a glucose tolerance can exhibit a diurnal rhythm with a significant decrease in the afternoon। कह रहे कि ये जो टेस्ट है हमारे पास OGTT, ये ज़्यादातर हम मॉर्निंग में कराते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस कैन एग्जिबिट आ डायन्यूरल रिदम विद अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द आफ्टरनून, क्योंकि सुबह में हम उसकी टॉलरेंस अच्छे से देख सकते हैं जबकि आफ्टरनून में इतनी क्लियरली नहीं होगी। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्ट टू फास्ट। पेशेंट को हम कहेंगे कि आप जो है खाली पेट रहे। वाटर इज अलाउ, पानी से फला होगा। फॉर 8-12 आवर प्रायर टू द टेस्ट। टेस्ट से 8-12 घंटे पहले। प्रोसीजर क्या है? जीरो टाइम, यानी कि बेस लाइन ब्लड सैंपल इज ड्रॉन। हम लोग बेस लाइन ब्लड लेंगे। द पेशेंट इज देन गिवन अ मेजर डोज 75 ग्राम ओरल ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन टू ड्रिंक विद इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। और जब हम ब्लड ले लेंगे तो उसके बाद हम पेशेंट को 75 ग्राम ओरली ग्लूकोज सोल्यूशन देंगे और कहेंगे कि इसको आपने 5 मिनट में पीना है। ब्लड इज ड्रॉ एट इंटरवल फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड शुगर एंड सम टाइम इंसुलिन लेवल। और फिर हम ब्लड क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। इसको हम ब्लड शुगर के लिए भी करते हैं ये टेस्ट, और इंसुलिन लेवल को भी चेक करने के लिए करते हैं। द इंटरवल एंड नंबर ऑफ सैंपल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट। जबकि जो इंटरवल है कि कितने टाइम, कितना हमने गैप रखना है और कितना सैंपल हमने लेना है, ये जो टेस्ट का पर्पस है उसके बिहाफ पर हम करते हैं। For simple diabetes screening, the most important sample is the 2-hour sample, and the 0 and 2-hour sample may be the only ones collect। कह रहे हैं कि अगर हम सिंपली डायबिटीज की बात करें, जो हमारे पास इंटरवल है वो कितना होगा? 2 आवर्स होगा। कितने होगा? 2 आवर्स होगा। ठीक है, और उसको हम एक ही बार में कलेक्ट कर देंगे। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि डायबिटीज को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो डाइट, एक्सरसाइज, use of appropriate medication, insulin in the case of type 1 diabetes, oral medication as well as possibly insulin in type 2 diabetes। हम डाइट देंगे, यानी कि पेशेंट के डाइट से जो है ना हम चेक करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट उनके हम कम कर देंगे, और जैसे ग्रेप फ्रूट्स वगैरह वो चीज़ें जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और जो उनके लिए हार्मफुल है वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक्सरसाइज करवाएंगे उन्हें ताकि उनकी बॉडी एक्टिव रहे। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, हम अप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज करेंगे। इंसुलिन इन द केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसलिए उसमें हम क्या देंगे? इंसुलिन देंगे। मेडिकेशन एज वेल एज पॉसिबली इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज। जबकि हम टाइप 2 में डायबिटीज में भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम इंसुलिन देते हैं। ओरल मेडिकेशन, मेटफॉर्मिन को जिसको हम नॉर्मली ग्लूकोफेज भी कहते हैं, जनरली रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज एज देयर इज गुड एविडेंस दैट इज डिक्रीज मोर्टेलिटी। कह रहे हैं कि जो हमारे पास मेटफॉर्मिन है, जनरली हम ये देते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली टाइप 2 जो हमारे पास डायबिटीज होता है, क्योंकि ये साबित हुआ है कि ये जो मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी कि जो हमारा डेथ रेट होता है, उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, यानी कि ये इफेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया लो ब्लड ग्लूकोज, यानी कि हमारे ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज है वो क्या होगा? 70 mg/dl से ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। केना रैपिड ऑनसेट एंड इज डेंजरस इफ नॉट हैंडल अप्रोप्रिएटली। कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। हाइपरग्लाइसीमिया उसका बिल्कुल उल्टा, हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी कि 180 से अगर क्या हो जाए? ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, डज नॉट टिपिकली हैव एन एक्यूट रिस्क। इसका वैसे कोई एक्यूट रिस्क तो नहीं होता डेथ का, हाउएवर इट डज कैरी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? कैसे क्या करें कि इन सब चीज़ों से हम प्रिवेंट हो सके? तो एथलीट शुड वेयर मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट एट ऑल टाइम।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एथलीट है और उसको डायबिटीज़ है और उसको हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसको चाहिए कि वो या तो मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट लगाए या फिर आईडी कार्ड, जो मेडिकल आइडेंटिफिकेशन होती है वो पहने। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहीं पर गिरता है या बेहोश हो जाता है, तो वहाँ के जो लोग होंगे या इसे अगर किसी हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, लेके जाते हैं, तो उनका जो ब्रेसलेट होता है, मेडिकल आइडेंटिफिकेशन या आईडी कार्ड होता है, उस पर वो देख सके कि पेशेंट किस वजह से ऐसा हुआ या इस पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। टेक मेडिकेशन इन अप्रोप्रिएट डोज एट रिकमेंडेड टाइम। जो हमारे पास मेडिकेशन है वो पेशेंट को हमने अप्रोप्रिएट टाइम पे देनी है, अप्रोप्रिएट डोज की कितना डोज लेना है और किस किस टाइम लेना है। ईट रेगुलर मील एंड स्नैक्स। पेशेंट को जो डेली खाना वगैरह है वो रेगुलर और सही टाइम से लेना है, यानी कि अपने डाइट को अच्छे से मैनेज करना है। इस्टेब्लिश एंड फॉलो डायबिटीज केयर प्लान। अगर डायबिटीज केयर प्लान डाइटिशियनिस्ट ने दिया है, रेफर किया है, तो आप उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करें और फॉलो करें। फॉर सपोर्ट एंड एक्सरसाइज, उसके अलावा स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने सारी जो प्रिवेंशन वगैरह है इसको देखना है। अवॉइड एक्सरसाइज इफ ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकोज लेवल 100 से कम हो तो आपने एक्सरसाइज अवॉइड करना है। अगर 250 से ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो विथ कीटोन प्रेजेंट, अगर कीटोन्स बॉडी में प्रेजेंट है और ग्लूकोज लेवल 250 से अबव है तो भी एक्सरसाइज अवॉइड करनी। और अगर 300 से ग्लूकोज लेवल बड़ा हो रिगार्डलेस ऑफ कीटोन प्रेजेंस, कि कीटोन जो हमारे पास कीटोन्स बॉडी होती है उसके रिस्पॉन्स रिगार्डलेस, तो भी हमने क्या करना है कि अगर वो 300 से अबव है तो भी हमने एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। अब हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो 70 mg पर डीएल से कम होगा। इसके साइन और सिम्टम हमारे पास क्या है? हंगर, मिस्ड मील स्नैक, शेकनेस, यानी कि एक तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी। डिले मील स्नैक, अगर देखो अगर सही तरीके से खाएंगे नहीं तो हमें बहुत बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी। शेकनेस होगी, यानी कि जैसे कपकपाहट, अगर हम खाने को क्या करेंगे थोड़ा डिले करेंगे। नर्वसनेस होगी, नॉट ईटिंग इनफ, सही तरीके से खाना नहीं खा पाएंगे। पैलर, फिजिकल एक्टिविटी से पैलर हो जाएगा। कूल क्लेमी स्किन होगी। डेजनेस होगी। लाइट हेड, आपका सर जैसे हल्का हल्का आपको फील होगा, जैसे आपके सर के अंदर कुछ है नहीं। और एनवायरमेंटल हीट स्ट्रेस। देन हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया के क्या है? फ्लश्ड वार्म स्किन, आपकी फ्लश और वार्म स्किन होगी। मिस कैलकुलेटेड इंसुलिन डोजेज, अगर हम सही तरीके से इंसुलिन की डोजेज ना दे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगी। पंप माल फंक्शन। इरेगुलर ब्रीथिंग होगी। कंज्यूम मोर देन प्लान, यानी कि जितना आपने कंज्यूम करना होता है उससे अगर ज्यादा हो जाए। नोजिया हो सकता है और इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। अब हम असेसमेंट क्या करेंगे? टाइम ऑफ लास्ट मील, इंसुलिन डोजेज, हम लास्ट मील का जो इंसुलिन डोजेज है उसको अच्छे से देखना है, मतलब पहले कब दिया और अब कब देना है, तो हमने ड्यूरेशन का ख्याल रखना है। फिंगर स्टिक टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमने पेशेंट का जो फिंगर स्टिक होती है, ठीक है, उसमें से उसके जरिए जो ब्लड निकालते हैं और ब्लड शुगर लेवल के लिए जो टेस्ट करते हैं वो हमने चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट फॉर कीटोसिस, और यूरिन टेस्ट करना है कीटोसिस के लिए कि कहीं कीटोन्स बॉडी प्रेजेंट तो नहीं है। देन बेस्ट एंड वर्स्ट फूड फॉर डायबिटीज, कौन से बेस्ट, कौन से वर्स्ट, कौन से? अगर हम बेस्ट की बात करें तो होल ग्रेन फ्लोर हो गया, या सच एज अ होल व्हीट फ्लोर हो गया, या होल ग्रेन सच एज अ ब्राउन राइस हो गए, या सीरियल कंटेनिंग होल ग्रेन इंग्रेडिएंट एंड लिटिल एडेड शुगर, जैसे कि अगर शुगर को बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। होल ग्रेन ब्रेड हो गया, या बेक पोटैटो और बेक स्टिक फ्राइज, जैसे कि अगर आप पोटैटो ले भी रहे तो वो बेक हो, ठीक है। फ्राई चीजें आपने नहीं लेनी। होल ग्रेन फ्लोर और कॉर्न टोर्टेलस, मतलब आपने जैसे मकई या ज्वार का जो आटा हो गया वो यूज कर लिया, या जैसे दलिया हो गया यूज कर लिया, होल ग्रेन फ्लोर आपने यूज कर दिया, ठीक है। वर्स्ट की अगर बात करें तो वाइट फ्लोर, जो वाइट आटा होता है, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं यूज करना होता। प्रोसेस्ड ग्रेन सच एज अ वाइट राइस, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, जैसे सफेद चावल हो गए, मतलब वो चीजें जो प्रोसेस्ड हो उनको नहीं यूज करना। सीरियल विद लिटिल होल ग्रेन एंड लोट्स ऑफ शुगर, ऐसी चीजें नहीं यूज करनी, ऐसे सीरियल यूज नहीं करने जिसमें होल ग्रेन कम हो और शुगर ज्यादा हो। वाइट ब्रेड यूज नहीं करना, ब्राउन ब्रेड यूज करना है, या फिर उसके अलावा जो हमारे पास आता है होल ग्रेन ब्रेड वो यूज करना है। फ्रेंच फ्राइज नहीं यूज करने क्योंकि वो फ्राइड होते हैं एयर में कह रही हूँ, सॉरी, फ्राइड होते हैं ऑयल्स वगैरह में। और फ्राइड वाइट फ्लोर टू रिलीज, ठीक है। तो जिस मतलब वाइट फ्लोर का तो आपने यूज ही नहीं करना।
Thank you so much for watching and supporting us. Make sure subscribe our channel and hit the bell icon for the notification. Also share and like the lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.